आचार्य जी, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, देश की आज़ादी का दिन। कितना जिम्मेदारी से हम ये कह सकते हैं कि हमने इस व्यवस्था को अ, सारगर्भित तरीके से आगे ले जाने का काम किया है अपनी देश की स्वतंत्रता को। देखिए, स्वतंत्रता तो प्रकृति ने सबको दे ही रखी थी। कोई भी जीव अस्वतंत्र तो इस पृथ्वी पर पैदा होता नहीं। अब जंगल जाएं तो वहाँ सब स्वतंत्र ही हैं। वास्तव में स्वतंत्रता शब्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि गुलामी शब्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसी तरह से मनुष्य भी है, मनुष्य भी स्वतंत्र ही है। तो फिर हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना क्यों पड़ रहा है? कारण यह है कि हमने गुलामी झेली है। तो ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम उन कारणों की विवेचना करें जिन्होंने हमें राजनैतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया था। स्वतंत्रता तो डिफ़ॉल्ट है, बच्चा स्वतंत्र ही पैदा होता है। आप बाद में उसको गुलाम बना दें, अलग बात है। इस पृथ्वी पर सब कुछ स्वतंत्र है, नदी स्वतंत्र है, पेड़ स्वतंत्र है। कौन जा करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है? सब स्वतंत्र ही स्वतंत्र है। तो फिर प्रश्न ये होना चाहिए कि गुलाम कैसे हो गए बाबा? क्योंकि स्वतंत्रता तो स्वयं सिद्ध है, जन्म सिद्ध है, अधिकार भी नहीं है। आप हो इसलिए स्वतंत्र हो। प्रकृति नहीं आपको स्वतंत्र पैदा करा है, आप हो इसलिए स्वतंत्र हो। तो प्रश्न ये करो कि गुलामी कैसे आई थी? स्वतंत्रता को पाना नहीं होता, गुलामी को हटाना पर्याप्त होता है। स्वतंत्रता तो मिली हुई है, डिफॉल्ट स्टेट है। आप ये प्रश्न करो कि आपने गुलामी कैसे स्वीकार कर ली, गुलामी का आवरण कैसे ओढ़ लिया स्वतंत्रता के ऊपर, वो कैसे कर लिया था। और जब आप उसकी विवेचना करते हो तो फिर स्वतंत्रता दिवस ज़्यादा सार्थक हो जाता है। अन्यथा गुलामी के कारणों को आज भी बचाए रखना और बाहर बाहर उत्सव मनाना, इसमें कोई दम नहीं। आप अगर राजनीतिक रूप से गुलाम हुए, भारत ने इतनी दुर्दशा, इतना दुख झेला, कोई 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 एक दो लोग या एक दो देश नहीं आकर के हम पे चढ़ बैठे थे। लगातार अफगानी, ईरानी, तुर्क, अरब, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, बाप रे बाप, पूरी दुनिया आती जा रही है और आप पर चढ़ बैठ रही है। ये कैसे हो पाया? ये संभव कैसे हुआ? और अभी हम जो 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 सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, अभी चंगेज़ खान वगैरह, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हुआ कैसे कि इतने आते गए एक के बाद एक और ये चढ़ बैठते गए? कैसे हो गया? ये हुआ कैसे? उसकी विवेचना करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप से ईमानदारी से ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन कारणों ने हमें अतीत में इतने सालों तक गुलाम रखा, दुखी रखा, हमें कष्ट झेलने पड़े, हमें दरिद्रता झेलनी पड़ी, हमारी अवनति हुई, कहीं वो कारण आज भी मौजूद तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद ही उन कारणों को आज और बढ़ा रहे हों जिन कारणों से हम अतीत में गुलाम बने थे? वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वतंत्रता दिवस आत्म अवलोकन दिवस होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। स्वतंत्रता दिवस दर्पण में देखने का दिवस होना चाहिए। नहीं तो वही हो जाएगा कि भाई हमने एक अभियान छेड़ा, कुछ लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और कुछ बाहरी संयोग ऐसे बने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कि राजनीतिक आज़ादी हमें मिली और हम समझेंगे ही नहीं कि उस आज़ादी की कीमत क्या है। हम गुलामी के कारणों को पालते पोसते रहेंगे और मुफ्त में मिली हुई आज़ादी का उत्सव मनाते रहेंगे। ये तो पाखंड हो गया, और ये आत्मघाती पाखंड हो गया ना। तो इसको हमें आत्म अवलोकन दिवस की तरह मनाना चाहिए। इसको हमें सत्यनिष्ठा दिवस की तरह मनाना चाहिए। इसको हमें आत्मदर्शन दिवस की तरह मनाना चाहिए। और लंबा काल था, लगभग 800,000 सालों का, जब भारत विदेशी ताकतों के अधीन रहा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। तो हमें बहुत ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, ये गंभीर घटना थी, भारी दुर्घटना थी, हुआ कैसे ये? और राजनीतिक आज़ादी मिले अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 1000 साल के लंबे चौड़े कारण थे वो अभी मौजूद हों? जो 1000 साल तक कारण चले वो 100 साल के अंदर गायब तो नहीं हो गए होंगे ना? जो हमारे परंपरागत सब कारण थे 1000 साल तक, जिन्होंने हमें इतने लंबे 1000 साल तक गुलाम रखा, वो सब कारण क्या 70-80 साल में मिट गए?
वो कारण आज भी मौजूद हैं। तो आज का दिन बहुत ज़रूरी है कि हम बैठें 15 अगस्त को, और जो भी हमारे राष्ट्रीय दिवस होते हैं सब 26 जनवरी वगैरह, उन पर बैठें और सोचें कि उन 1000 सालों में हमने ऐसी कौन सी भूल करी जो 8-10 अलग अलग तरफ के लोग आते जा रहे हैं, हर कोई आता जा रहा है, एशिया से, यूरोप से, हमारे पश्चिम की तरफ से, हमारे उत्तर की तरफ से लोग आते जा रहे हैं, जिसका मन कर रहा है वही यहाँ पर आकर के राज करता जा रहा है। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था था भारत। ज़रूर कोई भीतरी दुर्बलता थी। वो भीतरी दुर्बलता क्या थी वो हमें समझनी पड़ेगी। वो भीतरी दुर्बलता आध्यात्मिक थी। भारत ने गीता बहुत आसानी से, सस्ते तरीके से विरासत में पाली। भारत ने गीता को वो सम्मान दिया नहीं जिसकी वो अधिकारी है। गीता तो कहीं युद्ध क्षेत्र में गई है, और अर्जुन को नहीं कह रहे हैं कि तुम जीतोगे जरूर, अर्जुन को कह रहे हैं युद्धस्व। भारत ने गीता को गुना होता तो ये तो हो सकता था कि एक भी भारतीय बचा नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि भारत पराधीन हो गया। ये नहीं हो सकता था। कलिंग युद्ध हुआ था, छोटा सा क्षेत्र था कलिंग। अशोक का क्यों कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि कलिंग की सेना छोटी थी। कलिंग का युद्ध कलिंग की गलियों में लड़ा गया। वहाँ का आम आदमी उतर आया, बोला हम पराधीनता नहीं स्वीकार करते। भारी रक्तपात हुआ। अशोक ने इतनी कल्पना ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा आसानी से हरा लेंगे। आसानी से कैसे हार जाओगे? जब बच्चा स्वतंत्र है हृदय से, तो पराधीनता स्वीकार कौन करेगा? कहेगा मार डालो, मर जाएंगे, गुलाम तो नहीं जिएंगे। इतना बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत 1000 सालों तक गुलाम कैसे रह गया? निश्चित रूप से हमने गीता गुनी नहीं। निश्चित रूप से हम कर्मकांडों में उलझे रह गए। निश्चित रूप से वास्तविक धार्मिकता हमने कभी जानी नहीं। निश्चित रूप से हम धर्म के नाम पर पाखंड ही करते रहे। निश्चित रूप से धर्म के नाम पर हमने बस सर झुकाना ही सीखा, रीढ़ सीधी रखना नहीं सीखा। निश्चित रूप से धर्म के नाम पर हमने समर्पण सीखा, संघर्ष नहीं सीखा। और वो बातें आज भी मौजूद हैं। यही आत्मावलोकन स्वतंत्रता दिवस पर ज़रूरी है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं उत्सव को बहुत सतही चीज़ ही मानूंगा। वास्तविक उत्सव है कि हम बैठें और हम कहें कि हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र पैदा ही होते हैं। माँ प्रकृति हमें स्वतंत्र ही पैदा करती है। वो आत्मावलोकन मुझे होता दिख नहीं रहा है, पर जिन तक मैं संदेश पहुंचा सकता हूँ, जिनको प्रेरणा दे सकता हूँ, उनको दूंगा ही। जो हमारा छात्र समुदाय है, हमारी कम्युनिटी है, उन तक तो मैं बात पहुंचाऊंगा कि आप बैठिए, आज सब बैठिए और चिंतन करिए, मनन करिए कि क्या हुआ था जो हम हारते गए, क्या हुआ था। और जो तब हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी उसी के होने की तैयारी चल रही हो। तो वो चिंतन बहुत ज़रूरी है। चलिए आपसे एक पूछता हूँ, जब आप पिछली शताब्दी को देखें, 1950 से पहले का देखिए, 1950 के बाद का देखिए, कितने उल्लेखनीय नाम जिनको आप सम्मान के साथ, आदर के साथ देख सकें, आपको 1950 से पहले, माने आज़ादी से पहले मिलते हैं, और कितने 1950 के बाद मिलते हैं? ज़्यादातर आपको कहाँ मिल रहे हैं? पहले। तो क्या हमारे जीन्स बदल गए? ऐसा कैसे हो गया कि देश वही है, लोग वही हैं, लेकिन 1950 के बाद हमको सम्मानीय लोग मिलने ही बहुत कम हो जाते हैं? और 1950 के पहले देखो तो हर क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान सब 1950 से पहले मिल रहा है। क्रांतिकारी सब हमें 1950 से पहले मिल रहा है ना। 1950 के बाद क्या हुआ? जिन पीढ़ियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष करा वो जानती थी कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। जिन्हें मुफ्त की मिल गई, और ज़्यादातर ने तो संघर्ष करा भी नहीं था। जब संघर्ष हो भी रहा था तो उस वक्त भी ज़्यादातर लोग अपना निरपेक्ष बनकर बैठे हुए थे, अपने घरों की सुरक्षा में बैठे हुए थे। और आज़ादी मिल गई और इन्होंने कोई कदर नहीं करी। बहुत ही गहन और बहुत गूढ़ बात मुझे लगता है आचार्य जी आपने ये कही है, और ये दूर तलक जानी चाहिए। और इस बहुत खूबसूरत बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आपके साथ तो बात का सिलसिला ऐसा लगता है कि अनवरत भी चलता रहे, कितने ही अध्याय और सत्र चलते रहे इस बातचीत के, मुझे लगता है वो कम ही है। तो लेकिन फ़िलहाल आज समय को देखते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस बातचीत के लिए। नमस्कार।